नमस्कार, देश की बात में बहुत स्वागत है आपका। होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको एपीएन की तरफ से और मैं हूं आपके साथ राजश्री। देश की बात में हम आपको दिखाएंगे देश भर में होली की मस्ती और इसके अलावा बात करेंगे राजनीति की भी। यहाँ पर कौन से रंग चटक दिख रहे हैं ये आपको दिखाएंगे। किस तरह मणिपुर में बीजेपी सियासी दांव खेलकर सरकार बनाने के करीब पहुंच चुकी है ये हम आपको बताएंगे। और हम गोवा की भी बात करेंगे जहां पर बीजेपी मनोहर पर्रिकर पर दांव खेलकर सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटा पाई है और मनोहर पर्रिकर बहुत जल्द शपथ लेने वाले हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद अखिलेश के खिलाफ जब खंजर निकले तो कौन उनके पक्ष में बचाव के लिए सामने आया ये भी हम आपको दिखाएंगे। यानी कि अखिलेश की ढाल की भी हम बात करेंगे। ये भी हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने ईवीएम में गड़बड़ी पर माया के सवाल का क्या जवाब दिया है और उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है उन चेहरों को भी आपके सामने रखेंगे। चुनाव में हार मिली हुई अजीत नेतागण के चेहरे पर होली के दिन सतरंगी मुस्कान खूब उभरी है। होली के रंगों का समा भी हम आज देश की बात में समेट कर लाए हैं और साथ ही होली के दिन गाए गए सुरों को भी हम देश की बात में आज शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात का ये नया सफर। होली का सुरूर तो चुनाव के दौरान भी नजर आने लगा था। चाहे कहीं केसरिया होली का जिक्र आने लगा था तो कहीं लठमार होली का। लेकिन आज जब देश भर में होली का त्यौहार पूरे उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तो तरह तरह के रंग दिखे। राष्ट्रीय राजधानी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में लोग रंगों में डूबे नजर आए। मथुरा सहित वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी होली धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी होली के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर हर तरफ खुशियां फैलाने की कामना की। मोदी ने ट्वीट किया कि रंगों के पर्व होली पर सभी को बधाई, यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाए। चलिए अब आपको दिखाते हैं 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें और यहाँ पर किस तरह से होली में लोग डूबे रहे ये आपको अंदाज़ा इस बात का ज़रूर दे रहा होगा। ये खासकर ये शॉट्स, ये तस्वीरें आपको इस बात का अंदाज़ा दे देंगी कि आज दिन भर होली की मस्ती तमाम भारतवासियों पर कैसे छाई रही। तो 7 रंगों में रंगे चेहरे और संगीत, पुरानी परंपरा, आधुनिकता सब कुछ इस बार की होली में रही और होली के खुमार में पूरा देश डूबा रहा। रंग और गुलाल से लोग नहाते रहे। लोगों के साथ साथ नेता भी होली के रंग में डूबे रहे। आपको दिखा रहे हैं कुछ नेताओं की सियासी होली। ये 4 तस्वीरें देखिए जिसमें दिग्गज नेताओं ने होली मनाई है। आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्तार अब्बास नकवी हो या रामविलास पासवान हो या शिवराज सिंह चौहान हो, उनकी होली मनी खूब। और दिल्ली में भी मनोज तिवारी भी काफ़ी रंगों में रंगे नजर आए। हालांकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की होली तो 3 दिनों से मन रही है। 11 मार्च को जैसे ही परिणाम आए उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब के, उत्तराखंड के, तभी से बीजेपी में होली मननी शुरू हो गई थी। केसरिया होली का दौर चला और उसके बाद आज जमकर नेताओं ने एक दूसरे को रंगों से रंगा। समाजवादी पार्टी हालांकि हार का सामना कर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पर भी रंगों का खुमार उतरा नहीं। और आप एक इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव ने भी होली मनाई, सूखी होली, और वहीं पर शिवपाल यादव ने भी होली से अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। होली दरअसल त्यौहार ही ऐसा है जहां तमाम गिले शिकवे आदमी भूल जाता है, दुख दर्द भूल जाता है। शायद समाजवादी पार्टी को भी दुख दर्द भुलाने के लिए सबसे अच्छा मौका होली ने ही दिया है और आने वाले समय की चुनौतियों का वो सामना कैसे करेंगे ये अब देखना होगा। तो
तो एक तरफ जहां पूरा देश होली के रंगों में डूबा रहा, वहीं पर गोवा में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर अब खत्म होने वाला है। मनोहर पर्रिकर कल यानी मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पर्रिकर की नियुक्ति पर अपनी स्वीकृति दे दी है। पर्रिकर को 15 दिन में अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। बीजेपी को गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने समर्थन दे दिया है। इधर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गोवा में सरकार बनाने में मनोहर पर्रिकर बीजेपी का तुरुप का पत्ता साबित हुए हैं। राज्य में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर पैदा हुए सियासी असमंजस की स्थिति को अपने हक में लाने के लिए बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर का सहारा लिया और सियासी समीकरण को साध लिया है। तो ऐसे 21 एमएलए ने जब समर्थन करने के बारे में मुझे विश्वास दिलाया, पत्र दिए, तब हमने ये निर्णय किया कि जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने कहा कि मैं इसमें जो अधिकार दिया उससे आप अभी आगे जाइए और ये पत्र लेकर मनोहर पर्रिकर जी, उनके साथ हमारे सभी एमएलए, बीजेपी के, एमजीपी के एमएलए, गोवा फॉरवर्ड के एमएलए, सुदीन ढवलीकर, विजय सरदेसाई, सब मिलकर गवर्नर से मिले और वहाँ 21 सदस्यों के साइन का और उसके साथ साथ उनके समर्थन के पत्र हमने माननीय गवर्नर महोदया को दिए हैं। हाईकमान की मंत्रणा और सहयोगी दलों की मांग पर मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है और मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एमजीपी के सुदीन ढवलीकर को डिप्टी सीएम के तौर पर सामने रखा गया है। ढवलीकर के अलावा एमजीपी के एक और विधायक को मंत्री बनाया गया है। वहीं बीजेपी को समर्थन दे रही गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई और जयेश सालगांवकर को पर्रिकर कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इनके अलावा 2 निर्दलीय विधायक रोहन खाउंटे और गोविंद गवड़े के साथ बीजेपी के 5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। One thing I can promise to the state and my colleagues that this is a mandate given by the people. Though we fell short of majority, that together we have completed the magic figure of 21. There are possibly support from 1 or 2 more MLAs. हम लोगों ने लेटर ऑफ सपोर्ट दिया है और हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास नंबर है। क्या वजह, मुख्य रीजन क्या है आपका? मुख्य रीजन ऐसा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा एजेंडा जो है एक रीजनलिस्टिक एजेंडा है, गोयकार और गोयकारपन का। ये एजेंडा हम आगे ले सकते हैं और स्टेबिलिटी गोवा में अगर चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो हमको एक क्लियर डिसीजन लेना हमको पड़ता है और ये डिसीजन हम लिया है। गोवा में बीजेपी ने कांग्रेस को सरकार बनाने में मात दे दी है। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद संख्या जुटाने में नाकाम रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 17 सीटें जीती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए 21 विधायक वह नहीं जुटा पाई। अब कांग्रेस बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने की आलोचना कर रही है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये कह दे कि हम सरकार बनाने के फेवर में नहीं है, हमको उतना बहुमत नहीं है, तब जो सेकेंड पार्टी है उसको देने का यही संवैधानिक ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये इनके प्रकेरन किसी तरह सत्ता हथियाना चाहती है और गवर्नेंस के थ्रू हथियाना चाहती है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। रविवार को हाईकमान के फैसले के बाद मनोहर पर्रिकर गोवा राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उन्होंने राज्यपाल को 21 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। गोवा में कांग्रेस को 17, बीजेपी को 13, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी को 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3, एनसीपी को 1 और निर्दलियों के खाते में 3 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एक तरफ जहां गोवा में मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है, मनोहर पर्रिकर का चेहरा सामने आ चुका है। शपथ ग्रहण अब उनका समारोह होने वाला है और शपथ ग्रहण समारोह में राजनाथ सिंह और अमित शाह मौजूद रहेंगे। वहीं पर गोवा कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है और वहां पर जो गोवा कांग्रेस है वो बार बार हाईकमान पर इस बात का आरोप लगा रही है कि हाईकमान ने फैसला लेने में देरी किया।
इस वजह से कांग्रेस वहां पर सरकार नहीं बना पाई। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है और अब उसे गहन आत्ममंथन की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा ही दौर रहा तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि पंजाब के अलावा कहीं उसकी सरकार भी न रहे। लेकिन गोवा के बाद हम मणिपुर की भी बात करेंगे और इसके बाद उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे। सबसे बड़ा सूबा और यहाँ पर इतने चेहरे हैं जिसका जिक्र चल रहा है कि कोई भी इनमें से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। लेकिन इस रेस में सबसे आगे मनोज सिन्हा और महेश शर्मा और राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है। इन तीनों में से कोई भी चेहरा हो सकता है और इसके अलावा भी जो चेहरे हैं उसके बारे में हम विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती दिख रही है। बीजेपी के एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बीजेपी ने समर्थक विधायकों की राज्यपाल के सामने परेड भी करवाई है और अब गेंद राज्यपाल के पाले में है। मणिपुर में बीजेपी विधायकों ने एन बीरेन सिंह को अपना नेता चुन लिया है। बीरेन सिंह पहले कांग्रेस में थे और इबोबी सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। 2007 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीरेन परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस से अलग हुए थे। The leader of the Bharatiya Janata Party legislature party in Manipur will be Shri N. Biren, who has been elected unanimously as the leader of the party and will shortly be proceeding to stake his claim to become the chief minister of the state of Manipur. राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत में होने का दावा कर रही हैं। इस बीच जोड़ तोड़ की सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के एक विधायक को तोड़ लिया है और मिला जुला कर 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायक और नगा पीपुल्स फ्रंट के 4 विधायक शामिल हैं। बीजेपी के उत्तर पूर्वी भारत के प्रभारी राम माधव और हेमंत बिस्व शर्मा ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के सामने एक अनौपचारिक शक्ति प्रदर्शन में 32 विधायकों की परेड कराई। And I was satisfied that they have the support of 32 MLAs. इससे पहले कांग्रेस नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने कांग्रेस के पास बहुमत होने का दावा किया था। इबोबी सिंह ने 4 विधायकों वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी के समर्थन की बात कही थी और समर्थन वाला पत्र भी जारी किया था। एनपीपी के समर्थन वाले पत्र के साथ इबोबी सिंह ने रविवार रात राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से भी मुलाकात की। उधर राज्यपाल ने इबोबी को अपना इस्तीफा देने को कहा है जिससे नई सरकार बनाई जा सके। The single largest party leader is called. That is given the first option to form a government. And here that has not happened in Manipur. विधानसभा चुनाव में मणिपुर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी बहुमत का 31 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है। नेशनल पीपुल्स पार्टी और नगा पीपुल्स फ्रंट को 4-4 सीटें मिली हैं। इनके अलावा एलजेपी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय के खाते में भी 1-1 सीट गई है। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 3 विधायकों की जरूरत है। गेंद अब राज्यपाल के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 5 राज्यों में चुनाव के बाद देश के सबसे बड़े सूबे में मिली है बम्पर जीत और इससे उत्साहित बीजेपी ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय 11 अशोका रोड में पीएम मोदी का कल स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अमित शाह के भाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इसके बाद मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को रंग पर्व होली की बधाई देते हुए कहा कि सरकार का काम किसी के साथ विभेद करना नहीं है। आखिर पीएम मोदी के इन बयानों के पीछे क्या संदेश छुपा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये देश हमारा है। जिन्होंने साथ दिया उनका दिल से धन्यवाद। जिन्होंने विपक्षियों का साथ दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। आज के द्वारा आप स्वागत करें, अभिनंदन करें मित्रों। भारत माता। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अपने स्वागत भाषण में पीएम मोदी के इन शब्दों से पिरोए वाक्य
सुर्खियां बन गए। जाहिर है पीएम का बयान कट्टरवादी सोच वालों को करारा जवाब है। साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे यूपी और उत्तराखंड के साथ ही बीजेपी शासित तमाम सरकारों को राजधर्म के पालन की चेतावनी भी। अब पीएम का संदेश साफ है कि सबके साथ और सबके विकास के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है, जो साथ चले उनकी भी है, जो सामने रहे उनकी भी है। सरकार को कोई भेदभाव करने का हक नहीं है और न ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी हक को स्वीकार करती है। पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत के लिए देश के मतदाताओं का धन्यवाद दिया। उस रंग पर वो होली की बधाई दी जो अपने परायों में विभेद नहीं जानता। पीएम मोदी के इस बड़े और सारगर्भित बयान के कई मायने हैं। सबसे पहले मोदी बीजेपी सरकार को लेकर अल्पसंख्यकों के दिलों में छुपे अनजान डर को खत्म करना चाहते हैं। इसका बड़ा असर होगा क्योंकि देश में फिलहाल मोदी के कद का कोई नेता नहीं। नौजवान लोकतांत्रिक न्यू इंडिया के लिए उनका बयान देश के विकास के लिए जरूरी और समय की मांग भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन लोकतंत्र में विमर्श और स्वस्थ विरोध हमें संवैधानिक रूप से मिला मौलिक अधिकार भी है। उन्होंने असीम ऊर्जा वाले नौजवानों को न्यू इंडिया के निर्माण की नींव बताया। वैसे भी नौजवानों के बिना कोई आजादी मिली है क्या? इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। न्यू इंडिया 65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। इससे पहले स्वागत भाषण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने चिर परिचित अंदाज में बोले। जनता और कार्यकर्ताओं को चुनाव में मिली बम्पर जीत के लिए नमन किया। इस दौरान बीजेपी के सुपरस्टार मोदी मंच पर थे। वहां मौजूद कार्यकर्ता और नेता मोदी को सुनने के लिए इस कदर बेताब दिखे कि अमित शाह के भाषण के दौरान ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे। अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं की नब्ज भांपी, मुस्कुराए और मोदी के बोलने के लिए शाह ने मंच और माइक से अलग होना ही बेहतर समझा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मंच मिलने के बाद पीएम मोदी ने बड़े बयान दिए, जनता को जनार्दन बताया, 5 राज्यों की जनता को धन्यवाद दिया। 4 राज्यों में मिली बीजेपी की जीत का हीरो हमेशा की तरह एक बार फिर अमित शाह एंड टीम को बताया। समय बीजेपी के खुश होने का है। देश के सबसे बड़े यूपी को जनता ने बीजेपी के नाम कर दिया। मैदान से पहाड़ तक केसरिया रंग में रंगे हैं। ऐसे में बीजेपी का बड़ा उत्तरदायित्व भी बनता है और बीजेपी की सुपर ब्रांड पीएम मोदी से बेहतर भला ये कौन जानता है, जिन्होंने कमल खिलाने के लिए मेरठ के बाजार और बनारस की गलियों से लेकर पहाड़ तक की खाक छानी है कि नहीं? कुमार मयंक, APN, दिल्ली। इस वक्त हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कौन सा चेहरा आगे आ सकता है। उन चेहरों के बारे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मोदीमय हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। विधानसभा में बम्पर बहुमत के साथ बीजेपी का यूपी में 14 वर्ष का वनवास भी खत्म हो गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन। वहीं यूपी में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी नेता वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तराखंड के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि मणिपुर के लिए पीयूष गोयल और विनय सहस्त्रबुद्धे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। वहां पर विधानसभा का नेता चुन लिया गया है। वहीं यूपी में सीएम पद के दावेदारों में राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, महेश शर्मा, साथ ही एक और प्रमुख नाम है केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का भी। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार मनोज सिन्हा को पूर्वांचल में
पार्टी के शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल सकता है। मनोज सिन्हा ने अपने काम से बतौर संगठनात्मक रणनीतिज्ञ का दर्जा हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भरोसा भी जीता है। सभी इस बात को जानते हैं कि उन्हें यूपी की हर एक विधानसभा सीट की जानकारी है। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी का जिम्मा भी संभाले हुए थे। सिन्हा के साथ बस एक ही कमी है, वो है उनकी जाति। वो बिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों तक ही इनकी संख्या सीमित है, जिसकी वजह से वर्चस्व इनके पास नहीं है। लेकिन यही कमी उनके लिए वरदान भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभालते हैं तो उनकी छवि जाति को लेकर पक्षपात नहीं करने वाले नेता की बनेगी। इसीलिए बार बार मनोज सिन्हा के खेमे से भी ये विश्वास जताया जा रहा है कि अगला चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मनोज सिन्हा का ही होगा। उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में वेंकैया नायडू जी जाएंगे और उनके साथ साथ भूपेंद्र यादव जी हमारे उनका सहयोगी के रूप में महामंत्री हमारे हैं। ये वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश में नेता चयन की प्रक्रिया की दृष्टि से और विधायक दल के अपने सभी सदस्यों से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उत्तराखंड में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और सुश्री सरोज पांडे जी जो महामंत्री हैं वो जाएंगी। ये दोनों वहाँ उत्तराखंड में पर्यवेक्षक के रूप में नेता चयन की प्रक्रिया में कार्य करेंगे। गोवा में श्री नितिन गडकरी जी प्रातः ही तय हुआ था, सभी लोगों से सदस्यों से बातचीत होकर के वो वहाँ पहुँच चुके हैं और वो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और मणिपुर में हमारे पीयूष गोयल जी और विनय सहस्रबुद्धे जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वहां जाएंगे और नेता प्रक्रिया का चयन करेंगे। संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को अधिकृत किया है कि वह नेता चयन मुख्यमंत्रियों के दृष्टि से वहां की जो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट होगी और साथियों से चर्चा करके श्री अमित भाई शाह जी को अधिकृत किया है कि वो इसका निर्णय लेंगे। तो इस राज से वैसे तो पर्दा उठ जाएगा जल्द ही, लेकिन उत्तर प्रदेश जब पूरी तरह से मोदीमय नजर आ रहा है तो अब तक के रुझानों में बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ वापसी की ओर, जैसा कि हमने देखा कि बिल्कुल बहुमत के साथ वापस आ गई है बीजेपी। 14 वर्ष का वनवास खत्म हो गया और बीजेपी सूबे की सरकार को अपने हाथ में ले चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कई ऐसे चेहरे हैं जो इस पद के लिए बड़े दावेदार हैं। जब बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में है और केसरिया रंग से उत्तर प्रदेश रंग चुका है, ऐसे में वो चेहरा जिसके ऊपर पूरे सूबे की जिम्मेदारी है वो कौन होगा, ये बेहद दिलचस्प है। ऐसे में एक चेहरा मनोज सिन्हा का है, केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह तो हैं ही, लेकिन कई और भी चेहरे हैं जिसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। इसमें एक महिला चेहरा भी है, देखिए इस खास रिपोर्ट को। यूपी में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद अब राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। इस सूची में सबसे पहला नाम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का है। वो साल 2000 से 2002 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना कदम राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ाया। वो पहले केंद्रीय मंत्री बने, फिर 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बतौर स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह यूपी के मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान 26 दिनों तक सूबे में जमे रहे। इस दौरान उन्होंने 120 जनसभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की। 1964 से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और यही बात उन्हें एक ऐसा सियासी चेहरा बनाती है जो जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। सीएम पद के दावेदारों में एक और नाम केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का है। पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार मनोज सिन्हा को पूर्वांचल में पार्टी के शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल सकता है। मनोज सिन्हा ने अपने काम से बतौर संगठनात्मक रणनीतिज्ञ का दर्जा हासिल किया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भरोसा भी जीता है। सभी इस बात को जानते हैं कि उन्हें यूपी की हर एक विधानसभा सीट की जानकारी है।
इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी का जिम्मा भी संभाले हुए थे। सिन्हा के साथ बस एक ही कमी है, वो है उनकी जाति। वो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं और पूर्वी यूपी के कुछ जिलों तक ही भूमिहारों की संख्या सीमित है। लेकिन यही कमी उनके लिए वरदान भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभालते हैं तो उनकी छवि जाति को लेकर पक्षपात नहीं करने वाले नेता की बनेगी। यूपी चुनाव में राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे श्रीकांत शर्मा को बीजेपी ने मथुरा की वृंदावन सीट से प्रत्याशी घोषित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर को बड़ी शिकस्त दी। नामांकन भरने के बाद से ही उन्हें यूपी सीएम पद का दावेदार माना जाने लगा है। उन्हें अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली का करीबी माना जाता है। उनकी दावेदारी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल को असम का मुख्यमंत्री बना चुकी है। वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ही थे। संघ से करीबी रिश्ता होना और युवा होना श्रीकांत शर्मा के पक्ष में जाता है। मुख्यमंत्री पद की लिस्ट में एक और अहम नाम कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का है। स्मृति की छवि फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। अमेठी में उन्होंने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। यूपी चुनाव से पहले ही उन्हें यूपी में सीएम चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। स्मृति ईरानी युवा है और बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी की विश्वस्त है और उनमें भीड़ को खींचने की क्षमता भी है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी महिलाओं में भी अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकती है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के विश्वसनीय बीजेपी यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहे हैं। टिकट बंटवारे में सुनील बंसल सर्वेसर्वा रहे। ऐसे में जीत कर आए विधायकों की पसंद बंसल ही होंगे और वो निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के गेट से लेकर उनके निवास कक्ष तक सुरक्षा के जिस त्रिस्तरीय चाक चौबंद में सुनील बंसल रहते हैं, इससे पहले कोई प्रदेश संगठन मंत्री नहीं रहता था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जो प्रमुखता देवेंद्र फडणवीस को दी, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को, झारखंड में रघुवर दास को, असम में सर्बानंद सोनोवाल को दी, वही महत्व उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को पार्टी की ओर से मिला है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती और इलाहाबाद पश्चिम से विजयी उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीएम मोदी के साथ काफी काम किया है और उनकी छवि एक जुझारू नेता के तौर पर है। ऐसे में उनके दावेदारी को कम करके नहीं आंका जा सकता। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में एक भी नेता उनके खिलाफ लामबंदी करने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर उनका कार्यकाल बड़ा ही शानदार माना जाता है। सिद्धार्थनाथ सिंह की दावेदारी तब और भी मजबूत मानी जाने लगी जब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उनका प्रचार करते हुए ये कह दिया कि चुनाव के बाद सिद्धार्थनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। एक और नाम जो सीएम पद की दौड़ में शामिल है वो है बीजेपी के कद्दावर नेता संतोष गंगवार का। संतोष गंगवार का रुहेलखंड के इलाके में दबदबा है। वो लगातार 7 बार बरेली से सांसद रहे हैं। जहां तक बात प्रशासकीय अनुभव की है तो संतोष गंगवार को इसकी कमी नहीं है। वित्त राज्य मंत्री बनने से पहले गंगवार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री थे, जबकि इसके साथ ही उन्हें संसदीय कार्य की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। साल 1999 में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1989 के बाद से ही गंगवार बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। पार्टी उनका नाम पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर आगे कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह वर्तमान में बीजेपी के असम प्रभारी हैं और सीएम पद की रेस में हैं। माना जाता है कि असम में कांग्रेस ने 9 विधायक जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। डॉक्टर सिंह अपनी वाणी दक्षता और सरल स्वभाव के बल पर केंद्रीय राजनीति में अपना स्थान बना चुके हैं। साथ ही वो प्रदेश संगठन में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अमित शाह ने डॉक्टर सिंह को उस समय असम का प्रभारी बनाया जब संगठन में इनके पास कोई पद नहीं था। इससे एक बात तो तय है कि अब तक असम चुनाव में बीजेपी की स्थिति देखकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पर बड़ा दाव खेल सकती है। ये दाव सवर्ण वोट बैंक के लिए भी खुद को मजबूत साबित करने वाला होगा। वैसे गोरखपुर के सांसद और फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ, यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गोवा से। पर्रिकर को गोवा का सीएम बनाए जाने के खिलाफ याचिका कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है।
इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और अब इस याचिका पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि कल ही मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह जा रहे हैं और पर्रिकर ने दावा किया है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त गोवा से संबंधित। कांग्रेस ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की पर्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के खिलाफ और शपथ ग्रहण समारोह और जिस तरह से दो दलों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। और इसी बीच ये भी खबर आ रही थी, जैसा कि हमने आपको बताया, कांग्रेस के अंदर इस बात का चिंतन चल रहा था और जो गोवा कांग्रेस है उसने हाईकमान पर यह आरोप लगाया था कि वो फैसला लेने में देरी करने की वजह से ऐसा हुआ है। कांग्रेस ने इसी बात को मुद्दा बनाया है कि उसे सही वक्त नहीं दिया गया है कि वो अपना जो दावा है वो पेश कर सके राज्यपाल के सामने। उसके पहले ही बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके अपना दावा पेश किया है, उसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया कांग्रेस को। ये उसकी याचिका का मुख्य बिंदु है और इस वजह से मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाया जाना गलत है, ये कांग्रेस कहना चाहती है अपनी याचिका में और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। उधर उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से स्पष्ट जनाधार मिला, उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाए। कुछ चेहरों के बारे में हमने आपको बताया। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों के बीच एक बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य का भी है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम आखिर क्यों अहम है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे सियासी गुणागणित का भी असर है। बीजेपी ने इसके पहले दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी यही रणनीति अपनाई थी और नए चेहरे सामने लाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लगातार इस बात के संकेत देते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि का शख्स होगा जो प्रदेश से जुड़ा हो। पार्टी में सीएम पद के दावेदारों पर नजर डालें तो केशव प्रसाद मौर्य ही इन खूबियों पर फिट बैठते हैं। बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आई है और इसके पीछे भी केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा योगदान है। केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी ने हमेशा से सियासी गुणागणित में संघ को ध्यान में रखा है। केशव प्रसाद मौर्य भी संघ से जुड़े रहे और बीजेपी के असरदार नेताओं में शुमार हैं। केशव प्रसाद मौर्य विवादों से दूर रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी ने जिस वोट बैंक पर नजर डाली थी, केशव मौर्य उसी से आते हैं। साथ ही वो पूर्वांचल से भी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य फोकस रहा है। बीजेपी को प्रदेश में मिली ऐतिहासिक जीत के पीछे ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक की भूमिका काफी अहम है। बीजेपी ने शुरुआत से ही ओबीसी वोट बैंक पर निशाना लगाया था और केशव प्रसाद मौर्य खुद भी ओबीसी से ही आते हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। प्रदेश में बीजेपी के अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो पार्टी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के समय में भी गैर यादव ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़ों यानी कि ईबीसी के लिए एकमात्र विकल्प बनकर के उभरी थी। बीजेपी ने हालिया चुनाव में इस वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए पूरा जोर लगाया था, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी मजबूत है। आकांक्षा सिंह, एपीएन। उधर इस प्रचंड बहुमत के बाद अब राज्य में नए मुख्यमंत्री के जिन नामों की लेकर चर्चा हो रही है, उस चर्चा में एक और नाम बेहद अहम है और वो है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी। हम मुख्य वो तमाम नाम और उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि क्यों ये नाम अहम है, क्यों इनका चयन हो सकता है, ताकि आप ये समझ सके कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो कमान है वो जिस भी चेहरे को दिया जाएगा वो कितना अहम है। राजनाथ सिंह पर भी ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता और राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले राजनाथ सिंह 2000 से 2002 तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने अपना कदम राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ाया। वे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने, फिर 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पार्टी में राजनाथ सिंह के कद का पता इस बात से भी चलता है
जबकि इससे पहले 2 बार पार्टी अध्यक्ष रहने की उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास ही थी। बतौर स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह यूपी के मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान 26 दिनों तक सूबे में जमे रहे। इस दौरान उन्होंने 120 जनसभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने 20,000 किलोमीटर की यात्रा भी की। वे 1964 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और यही बात उन्हें एक ऐसा सियासी चेहरा बनाती है जो जमीनी स्तर पर लोगों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। आकांक्षा सिंह के साथ अनुराग सिंह, एपीएन। लेकिन आज बीजेपी के लिए एक मुश्किल भी खड़ी हो गई है। पर्रिकर को गोवा का सीएम बनाए जाने के खिलाफ याचिका कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है। सबसे पहले ये बड़ी खबर आपने एपीएन पर देखी है। इस याचिका को लेकर आखिर कितनी मुश्किल में फंस सकती है बीजेपी, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है और किस आधार पर याचिका दाखिल की गई है ये भी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया है और इस लिहाज से मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री चुनना गलत होगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय जी जुड़ेंगे और इसके पहले एक बार फिर से हम आपको बड़ी खबर ये दे दें कि मनोहर पर्रिकर जबकि कल ही उनका शपथ ग्रहण समारोह है, उसके ठीक पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका में कहा है कि मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री पदभार देना गलत होगा और उसने सुप्रीम कोर्ट से इस पर सुनवाई के लिए आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है और इस पूरे पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि वो जानबूझकर इस तरह की वहाँ खेल किया गया और हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन उसके बाद भी उसे नहीं बुलाया गया और बीजेपी ने जिस तरह से सहयोग लेकर कुछ दलों के साथ, कुछ नेताओं के साथ अपना दावा पेश किया वो गलत है, असंवैधानिक है। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी तमाम जो लड़ाइयां हैं वो शुरू हो गई। बीजेपी की जीत के बाद अब हम दूसरी और पार्टियों का भी जिक्र कर लें, लेकिन उसके पहले फैजाबाद पहुंचे भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर क्या बयान दिया है ये हम आपको बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम में छेड़छाड़ के मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ईवीएम नहीं, मायावती का दिमाग खराब हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब उन्होंने बसपा से त्यागपत्र दिया था तो मायावती ने कहा था कि जो बसपा छोड़कर गया उसकी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन अब राजनीति मायावती की खत्म हो चुकी है और उनका बोरिया बिस्तर बंध चुका है और अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा व्यवहार कर रही हैं। मायावती के भ्रष्टाचार के पाप का घड़ा फूट गया और जनता ने आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार की देवी मायावती के गाल पर चाटा मारा है उससे मिला करके अब अपना गुस्सा निकाल रही है कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। मैं कहता हूं ईवीएम मशीन नहीं खराब हुई बल्कि मायावती की दिमाग खराब हुई। उधर समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव पर हो रहे हमलों के बचाव में उनके पिता मुलायम सिंह यादव उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी की हार के लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बवंडर के बाद बाकी पार्टियों में उथल पुथल शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी में भी बगावत के सुर अब साफ तौर पर सुने जा सकते हैं और अब निशाने पर अखिलेश यादव हैं जो कि लाजिम है। पार्टी में अखिलेश के खिलाफ चल रहे खंजरों के सामने मुलायम सिंह ही ढाल बनकर खड़े हो गए। चुनाव में हार के बाद सैफई में होली मना रहे मुलायम सिंह ने कहा कि इस हार के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी इन लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई जो बीजेपी के वादों पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पार्टी की अंदरूनी कलह का हार से कोई लेना देना है। उधर शिवपाल ने कहा कि सपा वहीं पहुंच गई है जहां से सालों पहले उन्होंने उसे शुरू किया था। हालांकि शिवपाल ने दावा किया कि स्थितियां जरूर बदलेंगी। तो समाजवादी पार्टी तो संघर्ष की पार्टी है, हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष के बल पर जब भी हम लोग सत्ता में आए हैं संघर्ष के बल पर आए। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है और फिर संघर्ष करके फिर आएंगे। हार के बाद मुलायम सिंह के करीबी नेता खुलकर कह रहे हैं
जबकि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव और कई बड़े नेताओं का अपमान किया है। वो अपने ही पिता को बाहर करने का, पार्टी के संस्थापक को बाहर करने का, तमाम पुराने लोगों को अपमानित करने का, अब जीत न सही, पार्टी की बहुत बुरी तरह बर्बादी सही, बहुत बुरी हार ही सही, इस हारी हुई और बहुत कमजोर पार्टी को भी अब अखिलेश जी का कर्तव्य है कि जाएं और अपने वचन के अनुसार नेताजी को वापस कर दें। सीपी राय यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश को अब पार्टी मुलायम सिंह को फिर सौंप देनी चाहिए। उन्होंने सपा के विनाश के लिए राम गोपाल यादव के सर पर ठीकरा फोड़ा। नेताजी जैसे बड़े आदमी की बात मैं नहीं काट सकता। नेताजी ने कहा कि राम गोपाल जी लगातार बीजेपी के लोगों के संपर्क में है और पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। ये आज सिद्ध हो गया है। राम गोपाल जी ने जो पार्टी का विनाश किया, जो पार्टी में विघटन किया, जो पार्टी के हालात पैदा किए, उसके कारण आज ये हालत हुई है। मैं चाहता हूं कि राम गोपाल जी, जिनको नेताजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, या तो आत्मचिंतन करें। उन्होंने कभी किसी को देश में जोड़ा नहीं, 20 साल संसद के इतने बड़े पद पर बैठ करके भी पार्टी को फैलाया नहीं देश के किसी भी हिस्से में, हमेशा सिर्फ पार्टी से लोगों को निकालते रहे और अपमानित करते रहे। अखिलेश के सामने हार के बाद पार्टी को संभालने के साथ ही साथ विरोधियों के हमलों के सामने टिके रहने की चुनौती भी है। अखिलेश पर नैतिकता के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया जा सकता है। साथ ही संगठन को लेकर हाल ही में किए गए बदलावों को वापस लेने का दबाव भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की तमाम अन्य खबरों के लिए नजर डाल लेते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। पंजाब और गोवा में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के न सिर्फ राष्ट्रीय मंसूबों को झटका लगा है, बल्कि आने वाले निगम और विधानसभा चुनावों में भी पार्टी की उम्मीदों पर खतरा मंडरा रहा है। पंजाब में 22 सीटों पर सिमटने और गोवा में खाता भी न खोल पाने के बाद आम आदमी पार्टी अब हार की समीक्षा के लिए चिंतन बैठक करेगी। बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह में आम आदमी पार्टी तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावों में हार के पहलुओं पर चर्चा करेगी। हालांकि इस चिंतन बैठक के लिए तारीख और जगह अभी तय नहीं हुई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के चलते होली नहीं मनाने का फैसला किया। इस फैसले के तहत CRPF के करीब 3 लाख जवानों ने होली नहीं मनाई। दरअसल 11 मार्च को सुकमा के भेजी में 60 नक्सलियों ने 219 बटालियन के 112 जवानों पर हमला बोल दिया। इसमें 12 जवान शहीद हो गए थे। भारत के साथ साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में होली मनाई जा रही है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने रंग खेलकर प्यार का ये त्योहार मनाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को होली की पूर्व संध्या पर बधाई देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। शरीफ ने अपने संदेश में कहा कि होली वसंत के मौसम के आगमन और मौसम में बदलाव का प्रतीक है। हैदराबाद के माधापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हैदराबाद के कोंडापुर के पास गूगल ऑफिस के बगल में सुबह 10 बजे के करीब यह हादसा हुआ। खबर मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू किया। वाराणसी के वरुणा नदी के तट पर आज भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की करतूत के चलते ये आग लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर पाकिस्तानी सैनिकों ने 24 घंटों के अंदर दूसरी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए सोमवार को पुंछ जिले से लगी नियंत्रण सीमा रेखा पर मोर्टार के गोले दागे और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की है, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुंछ सेक्टर में सुबह करीब 6:40 पर पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम का अघोषित उल्लंघन किया और 82 मिलीमीटर के मोर्टार और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा तुरंत संभाल लिया और पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये थी कुछ अहम खबरें जो आज देश भर में होती रहीं। और अब हम देश की बात के आखिरी पड़ाव में हैं। आगे हम आपको छन्नू महाराज की आवाज में भगवान शिव की होली का नज़ारा पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले आज के दिन के इतिहास की बात कर लेते हैं। 13 मार्च कई घटनाओं के कारण पूरे विश्व में महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो 13 का अंक कई देशों में शुभ नहीं माना जाता, लेकिन इस दिन कई शुभ अशुभ घटनाएं हुई हैं। 13 मार्च 1800 में मराठा साम्राज्य के जाने माने राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस का निधन हुआ था। और 13 मार्च 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। 13 मार्च 1940 में पंजाब के पूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में उधम सिंह ने गोली मारकर
हत्या कर दी थी। 13 मार्च 2004 में मशहूर सितार वादक विलायत खां का निधन हुआ था और 13 मार्च 2008 में नासा का अंतरिक्ष यान एंडेवर सकुशल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था। और आज है होली, तो बुलेटिन के अंत में आपको हम छोड़ जाएंगे होली के इस खूबसूरत गाने के साथ जो छन्नू महाराज पद्म विभूषण की आवाज़ में है। तो जाहिर सी बात है कि होली में यूं तो आपने राम की होली और भगवान श्याम की होली यानी कृष्ण की होली सुनी ही होगी, लेकिन भगवान शिव की होली बेहद अनोखी होती है। तो बनारस में भगवान शिव की होली कैसी होती है, देखिए छन्नू महाराज की आवाज़ में। एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।